आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एंजाइम है जिसका नाम है कोलिन स्टीरेज आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, और इसको हम ट्रू भी कह सकते हैं। ठीक, कोलिन स्टीरेज भी कह सकते हैं, टाइप 1 कोलिन स्टीरेज भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, ये ज़्यादातर आपके पास एसिटाइल कोलिन पर आपके पास इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ये आपके पास नर्व्स के ट्रांसमिशन में, मैसेज के ट्रांसमिशन में आपके पास काम आते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन नर्व एंडिंग्स एंड इन आरबीसी, और ये आपके पास आरबीसी में भी आपके पास मौजूद होते हैं। जो न्यूली फॉर्म आरबीसीज होते हैं उनमें आपके पास हाई लेवल ऑफ क्या होता है, कोलिन स्टीरेज होता है, जो कि स्लोली वक्त के साथ, एज के साथ सेल में डिक्रीज होते रहता है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक न्यू आरबीसी बन गया है, फॉर एग्जांपल रेटिकुलोसाइट, जो कि इमेच्योर आईबीसी भी उसे कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसमें आपके पास कोलिन स्टीरेज जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द आरबीसी जिसकी उम्र 120 दिन के करीब हो। तो उसमें आपके पास जो कोलिन स्टीरेज होगा वो ना होने के बराबर होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके साथ, एज के साथ। अब आपके पास कोई कह दे कि भाई आपके पास एक रेड ब्लड सेल है, उसमें कोलिन स्टीरेज रेड ब्लड सेल है, और उसकी उम्र आपके पास क्या है, 2 महीने है, और एक आपके पास रेटिकुलोसाइट है। ठीक है, तो इन दोनों में आपके पास कोलिन स्टीरेज जो एंजाइम है उस क्वांटिटी किस में ज़्यादा होगी आपके पास। तो डेफिनेटली आपके पास जो न्यू सेल है, रेटिकुलोसाइट है, जो कि इमेच्योर आरबीसी है, जो अभी बन रहा है, ठीक है, आरबीसी में कन्वर्ट होगा, तो उनमें आपके पास कोलिन स्टीरेज जो आपके पास एंजाइम है ये आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कोलिन स्टीरेज लेवल इन आरबीसी विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेटिकुलोसाइट काउंट। ठीक है, और आपके पास रेटिकुलोसाइट काउंट में आपके पास जितने आपके पास रेटिकुलोसाइट होंगे, ठीक है, और जिनकी तादाद ज़्यादा होगी तो उसमें CHE जो आपके पास कोलिन स्टीरेज लेवल है वो आपके पास ज़्यादा होगा। एक छोटा सा टॉपिक था। जो अहम टॉपिक है वो है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास एंजाइम है, इंसान बॉडी में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी है। इसके अलावा हेमाटोलॉजी में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये आपके पास डिफरेंट पाथवेज में भी आपके पास काम आता है। जिस पाथवे में आपके पास काम आता है उसका नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज, और ये आपके पास HMP शंट जिसको कहते हैं ख़ास किस्म का पाथवे है, जिसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे भी। तो उसमें आपके पास क्या होता है, ये एक अहम किरदार अदा करता है, ये एक अहम एंजाइम है, और ये क्या करता है, ये एक ख़ास किस्म का एक प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है NADPH। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास आरबीसी के अंदर कंटिन्यूसली हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये आपके पास एक अनस्टेबल कंपाउंड है जो आपके पास आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा, अब आपके पास इस चीज़ को काउंटर करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, NADPH होता है, और एक ग्लूटाथायोन एक कंपाउंड है वो आपके पास होता है। ये दो कंपाउंड आपके पास क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड से सेल मेम्ब्रेन को बचाते हैं कि सेल मेम्ब्रेन रेप्चर ना हो जाए। तो NADPH इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग द आरबीसी इंटेग्रिटी, और NADPH का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है आरबीसी के सर्वाइवल में। अगर खुदा न खास्ता अगर आपके पास NADPH नहीं होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की डिफिशेंसी आ गई है, ठीक है, जब उसकी डिफिशेंसी आ गई है तो आपके पास NADPH नहीं बनेगा। जब आपके पास NADPH नहीं बनेगा तो आपके पास रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होंगे, पेरोक्साइड के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपके पास कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आपके पास सेल रेप्चर हो जाएगा आरबीसी। तो ये ज़रूरी है समझना। ड्रग इंड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया।
ड्रग इंड्यूस हेमोलाइटिक एनीमिया से यहाँ क्या मुराद है? तो जो नॉर्मल वैल्यू है ग्लूकोज फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की जो हमारे पास एंजाइम है आरबीसी में, वो क्या है 6 से लेकर 12 यूनिट पर ग्राम है, ठीक है, एचबी। अब अगर आपके पास ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिफिशिएंट जो इंडिविजुअल होता है, उसमें आरबीसी लाइफ जो स्पेन होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है वो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि आपके पास क्या होता है, NADPH नहीं बनता। NADPH नहीं बनता तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वो काउंटर नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा हो जाता है, वो आपके पास रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, आपके पास रैप्चर हो जाता है। लेकिन आपके पास अगर दूसरे आपके पास जो ड्रग्स हैं, जिस तरह एस्पिरिन है, प्रीमाक्विन है, जो आपके पास मलेरिया में इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके पास, अगर कोई इंडिविजुअल इसको यूज़ कर ले, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल इस तरह के ड्रग्स को यूज़ कर ले जिनमें G6PD डिफिशेंट हो, जिनमें ये एंजाइम ना हो, नहीं होगा, तो ये ड्रग्स जो होते हैं, जो आपके पास प्रीमाक्विन है, एस्पिरिन है, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं पेरोक्साइड फार्मेशन को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फार्मेशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब जब बंदे में G6PD एंजाइम ही नहीं है और आप ऊपर से ये दवाइयाँ भी कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास हेमोलाइटिक एनीमिया काज होगा। हेमोलाइटिक एनीमिया किसे कहते हैं? हेमोलाइटिक एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच देयर इज हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी। उसमें आपके पास क्या होते हैं, आरबीसी टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो ड्रग्स होते हैं, तो ये आपके पास हेमोलाइटिक एनीमिया काज करते हैं। क्यों हेमोलाइटिक एनीमिया काज करते हैं? क्योंकि आपके पास G6PD एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है और ये ड्रग्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब इंक्रीज हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास सेल, रेड ब्लड सेल जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन होता है, वो आपके पास क्या हो जाता है, रैप्चर हो जाता है और प्रीमेच्योर आपके पास सेल लाइसिस होती है। तो इस सारे हेमोलाइटिक एनीमिया को, क्योंकि आपके पास हेमोलाइटिक एनीमिया तो काज हुआ, लेकिन किसकी वजह से काज हुआ, ड्रग्स की वजह से। तो इस जो एनीमिया है इसको हम क्या कहेंगे, ड्रग इंड्यूस्ड हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ये भी एक अल्लाह की कुदरत है कि G6PD जो आपके पास डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, ये आपके पास जो एक ख़ास किस्म की मलेरिया है जिसको कहते हैं फाल्सिफेरम मलेरिया, ठीक है, उससे इंसान को बचाती है। अब इसकी क्या लॉजिक है कि ये क्यों इंसान को मलेरिया से बचाती है, वो भी फाल्सिफेरम जो मलेरिया होती है, ठीक है। मलेरिया की 4 किस्में होती हैं, ठीक है, उसमें से ये एक ख़ास किस्म है जो यहाँ ज़्यादातर पाया जाता है। तो मलेरिया जो पैरासाइट होता है उसके लिए NADPH क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। अब आपके पास G6PD की डिफिशिएंसी है तो आपके पास NADPH क्या होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा। जब आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगा तो मलेरिया पैरासाइट के लिए मुश्किल हो जाता है सर्वाइवल, क्योंकि उसके लिए NADPH ज़रूरी होता है उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। तो इसलिए जिन लोगों को, जिन बच्चों को G6PD की डिफिशिएंसी होती है उनमें आपके पास मलेरिया नहीं होगा। कौन सा मलेरिया नहीं होगा, फैल्सिफेरम मलेरिया नहीं होगा उनमें। अच्छा, अब हम आते हैं मेटहेमोग्लोबिनीमिया की तरफ। अच्छा, NADPH के हमारे पास और भी बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें आपके पास एक है रिडक्शन ऑफ मेटहेमोग्लोबिन। मेटहेमोग्लोबिन क्या है आपके पास, याद रखें आपके पास जो हेमोग्लोबिन होता है वो आपके पास 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन से बना होता है। अब जो आपके पास हेमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है वो Fe2 की फॉर्म में होता है, फेरस की फॉर्म में होता है, जिसका नाम होता है फेरस, ठीक है। अब आपके पास किसी भी वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, या आपके पास
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो आपके पास होते हैं उनकी वजह से, अगर आपके पास ये जो आपके पास आयरन है ये Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस फेरिक कंडीशन को क्या कहते हैं? मेट हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो मेट हीमोग्लोबिन क्या है? मेट हीमोग्लोबिन आपके पास वो वाला हीमोग्लोबिन होता है जिसमें जो आपके पास आयरन होता है वो Fe3 फॉर्म में होता है, और नॉर्मल में आपके पास क्या होता है? Fe2 फॉर्म में होता है। जब ये नॉर्मल वाला ऑक्सीडाइज हो जाता है तो आपके पास क्या हो जाता है? आपके पास मेट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और मेट हीमोग्लोबिन क्या चीज़ होती है जिसमें आपके पास आयरन क्या होता है? Fe3 फॉर्म में होता है। अब NADPH का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? वो इस आयरन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है इसको मतलब Fa3 से आपके पास Fe2 पे लेकर आता है। तो अगर किसी बंदे में NADPH की कमी होती है या उसको G6PD एंजाइम की कमी होती है उसमें, और डेफिनेटली NADPH की कमी होगी, तो उसमें रिडक्शन नहीं होती मेट हीमोग्लोबिन की, जो कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, और उसकी कंडीशन ये है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन को लेकर नहीं जाता, ये ऑक्सीजन को कैचअप नहीं करता। तो इनडिफिशिएंट जो आपके पास होते हैं पेशेंट्स या इंडिविजुअल, तो उनमें आपके पास मेट हीमोग्लोबिनीमिया आपके पास ज़्यादातर ज़ाहिर होता है। उन पेशेंट में उनका जो हीमोग्लोबिन होगा वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। ये नहीं है कि सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज पे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेमाटोलॉजी के लिहाज से भी, और आपके पास ये केमिस्ट्री के में भी मैंने आपको हेमाटोलॉजी का थोड़ा बहुत टच दे दिया है, एनीमिया के बारे में और ये हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में। इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक है, अच्छा, क्रिएटिनिन काइनेज। ये एक ख़ास किस्म का एंजाइम है जो हमारे पास ज़्यादातर हार्ट और स्केलेटन मसल में पाया जाता है, और थोड़ा बहुत आपके पास ब्रेन में भी पाया जाता है। ये क्या काम करता है? ये आपके पास ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को बिटवीन द क्रिएटिन एंड ATP। तो ये आपके पास क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है, कैटालाइज करता है ये एंजाइम फॉस्फेट को क्रिएटिन के दरमियान और ATP के दरमियान, और ये आपके पास क्या देता है? रैपिड एनर्जी देता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये मैंने एक इक्वेशन डाला हुआ है, इसको क्या कहते हैं? क्रिएटिन प्लस ATP आपके पास क्या बनता है? फॉस्फोक्रिएटिन प्लस ATP। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है आपके पास। रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद ये है कि ये आपके पास आगे भी जा सकता है और वापस पीछे भी आ सकता है। अब फॉर एग्जांपल जो आपके पास फॉस्फोक्रिएटिन है ये आपके पास रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी से मतलब ये है कि आप इसको स्टोर करते हैं हार्ट में। अब आपके पास क्या होता है? आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यही फॉस्फोक्रिएटिन आपके पास ADP के साथ जब क्या होता है? अटैच होता है, तो आपके पास क्या देता है? क्रिएटिन प्लस ATP, और यही ATP आपके पास यूज़ हो जाती है हार्ट में। अब आपको एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है आपके हार्ट के मसल्स को, या जितने भी है एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो वही ATP आपके पास क्रिएटिन के साथ क्या करता है? अटैच हो जाता है, और आपके पास फॉस्फोक्रिएटिन बन जाता है। तो और फॉस्फोक्रिएटिन आपके पास क्या है? रिजर्व होता है, ठीक है। ये रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब भी आपके पास ATP की कमी होती है, एनर्जी की कमी है, तो यही रिजर्व आपके पास क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है ATP में और क्रिएटिन में। इसके 3 आइसोजाइम्स हैं, ठीक है, 3 आइसोजाइम्स हैं इसके, और ईच आइसोजाइम इज a dimer compound of 2 promoter, M for muscles and B for brain। और आपके पास हर जो आपके पास आइसोजाइम होता है ये आपके पास क्या होता है? 2 चीज़ों से बना होता है, 2 सब यूनिट से बना होता है। जिस तरह आपके पास हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा यूनिट से बने होते हैं, इसी तरह ये आपके पास M और B यूनिट से बने होते हैं, M फॉर मसल्स एंड B फॉर ब्रेन। और ये आइसोजाइम आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और आयन एक्सचेंज
क्रोमेटोग्राफी। इलेक्ट्रोफोरेस अगर आप देख लें तो अच्छी बात है, एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आपके लेवल की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके जो 3 एंजाइम हैं तो वो आपके पास इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक है बी और एक है एम, बी फॉर ब्रेन एंड एम फॉर मसल। अच्छा, तो स्केलेटन मसल में आपके पास क्या होता है, 98% क्या होता है, सी के एम एम होता है, मतलब मसल वाला जो आइसोएंजाइम होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 2% उसमें सी के एम बी भी हो सकता है। और ये कहाँ पर आपके पास एलिवेटेड होगा, अगर आप कमेंट्स सेक्शन में चेक कर लें तो ये आपके पास मसल में आपके पास इंक्रीज होगा। जो जितनी भी मसल की बीमारियां हैं, डिस्ट्रॉफीज हैं, उसमें आपके पास क्या होगा, सी के एम एम आपके पास ज़्यादातर इंक्रीज होगा। कार्डियक मसल में आपके पास 7 to 80% आपके पास सी के एम एम होगा, ठीक है, और आपके पास 20-30% आपके पास सी के एम बी होगा। इसके अलावा ब्रेन में आपके पास सी के बी भी प्योरली होगा। और प्लाज्मा में आपके पास मेनली आपके पास सी के एम एम होता है, मसल वाले होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रिडोमिनेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, और इंशाल्लाह आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ज़्यादातर अब मैं आपके प्रेजेंटेशन पे